प्रदेश के अंदर उपचुनाव होने हैं 9 सीटों पर, लेकिन इस बीच में यहां पर बड़ी अपडेट आपके सामने रख दें। लगातार देखिए 9 सीटों पर किस तरह से अब सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि इस पर अब तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो गई हैं, क्योंकि मैदान कांग्रेस पार्टी ने खाली छोड़ दिया है। इससे पहले पेंच कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का फंस रहा था कि आखिर कौन कहां पर कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से सीटें छोड़ दी हैं और मैदान पूरी तरह से खाली छोड़ दिया है समाजवादी पार्टी के लिए। अब उत्तर प्रदेश के अंदर जब उपचुनाव होते हैं तो क्या कुछ समीकरण बनेगा, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी सत्ता में काबिज तो नहीं हुई, लेकिन एक बड़ी पार्टी बनकर उत्तर प्रदेश के अंदर सामने जरूर आई। लेकिन इस बीच में अब उपचुनाव जहां पर होने हैं, 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से 5 पर पहले से ही समाजवादी पार्टी का कब्जा है और 4 जो बच गई हैं उस पर किस तरह से खेल समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जाएगा, ये बड़ी बात रहेगी। अब इसी पर चर्चा करना बहुत जरूरी रहेगा कि अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैदान को खाली छोड़ दिया गया है तो अब समीकरण क्या कुछ बनेंगे। चलिए, दोनों हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, पैनल की ओर ही बढ़ जाते हैं। अभिषेक जी, अब तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी मैदान में है, कांग्रेस ने तो समाजवादी पार्टी के लिए पूरी तरह से रास्ता साफ कर दिया, अब तो सीधी टक्कर आपकी समाजवादी पार्टी के साथ। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में अभी जो उपचुनाव होने हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि हम लोग को 2 बातें समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव में सभी 9 सीटें जीतेंगी। उसके पीछे जो हम उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो है कि अभी भी लॉ एंड ऑर्डर जो है उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनावी मुद्दा होने वाला है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, जब अखिलेश जी की सरकार रही उत्तर प्रदेश में या बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में रही तो आए दिन वहां दंगे होते थे। जो स्थिति थी लॉ एंड ऑर्डर की किसी से छुपी नहीं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ है वो आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश को यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समृद्ध किया है, मजबूत किया है। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता रही है। ऐसा समाज का नवनिर्माण किया है जहां पे सभी के मन में हिम्मत आई है, हिम्मत जगी है और स्वच्छंद होके वो इस वातावरण में रह पा रहे हैं। हमारे अभिषेक भाई हंस रहे हैं, लेकिन विषय ये है कि जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होंगे तो इस चुनाव में आम जन मानस जो है अपनी भूमिका तलाशेगी कि लिखे तारीख गुलशन की तो हमें भी याद रखना, हमने भी लुटाए हैं चमन में आसियां अपना। ऐसे मुख्य विषय जो है हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसके जो कार्य हैं उस कार्य को लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमें बहुमत तो है ये 9 सीट जीतने के बाद हमें और ज्यादा जनता का काम किया है, उसी को मद्देनजर रखते हुए जनता वोट करेगी। लेकिन अभी तो सवाल ये बनेगा कि क्या वाकई में विकास के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता वोट करेगी या फिर जातिवाद की तरफ चली जाएगी, जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश में बनेगा। पहले इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सरकार ने तो बहुत काम किया। ये आवाज बहुत इको हो रही है। अच्छा जी, जैसा कि क्योंकि जब आप इन चीजों की बात करते हैं, क्योंकि हम तो पीडीए की बात करते हैं, हम तो पूरे समाज की बात करते हैं और समाज के सारे मुद्दे प्राथमिकता के तौर पे उठाते हैं और मुद्दों की बात करते हैं, क्योंकि हम वो समाजवादी हैं, दिलों में आग आंखों में ख्वाब रखते हैं और जन जन के मुद्दे की बात रखते हैं। क्योंकि जब संदीप जी ने बात कही तो उपचुनाव के अगर समीकरण में अगर आप देखेंगे तो क्योंकि जनता के मुद्दों के साथ साथ महंगाई भी मुद्दा होगी, क्योंकि त्योहारों का सिलसिला चल रहा है और व्यवस्था क्योंकि संदीप भाई ने खुद इस बात को कहा, तो संदीप भाई कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि इस समय कानून व्यवस्था कहीं पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ ढाक के 3 पात वाली बात है। अभी उन्होंने बात कही कि यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जब आप यशस्वी लगाते हैं तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है यशस्वी। अब आप ये समझ लीजिए, जिस यशस्वी मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे तो उपचुनाव में हरियाणा में जा करके कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारों का उपयोग करते हैं वो उत्तर प्रदेश की विकास गाथा ये बताते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की विकास गाथा मुझे लगता है कि हरियाणा में भी उनको बताना चाहिए था। तो अगर गाथा बता रहे होते तो कटेंगे और बटेंगे जैसे नारों का उपयोग ना कर रहे होते। 9 सीटों पे आप निश्चिंत रहिए, समाजवादी पार्टी अपने झंडे गाड़ने जा रही है और क्योंकि 4 सीटें हमारी पहले से ही थी और हम इनमें बढ़ोतरी करके तकरीबन 8 सीटों की हम जीत दर्ज करें। 4 सीटों पर तो पहले से ही काबिज हैं और अगली 5 पर लगातार काम जारी है। कटेगी बटेगी तरफ से जो बयान जारी हुआ है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उसको लेकर कुछ नहीं होने वाला उपचुनावों में। आशा जी, देखिए, अभिषेक भाई अपने पार्टी का पक्ष रखने के बजाय उन्होंने जो विषय
आपने राहुल जी से प्रश्न पूछा, मेरे से पूछा? नहीं, संदीप जी आप ही हैं। हाँ, अच्छा, ऑलराइट। अभिषेक भाई अच्छे पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखते हैं। उन्होंने अपनी बातें नहीं कही कि समाजवादी पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर उपचुनाव में जनता के बीच वोट मांगने जा रही है। उन्होंने सीधे सीधे अपना आरोप लगाया और आरोप लगा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की कोशिश की। देखिए, विपक्ष की यही साजिश है। वो मोदी जी और योगी जी से नीचे तो बात ही नहीं करती विपक्ष के कोई नेता, जो सपा हो या कांग्रेस हो। रही बात देखिए कांग्रेस की, तो कांग्रेस का कोई वोट बैंक उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार बचा नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के कृपा मात्र पार्टी है। उनके कृपा पे 2-4 सीटें जीत जाते हैं अगर देती है तो, और नहीं तो कांग्रेस का वोट ये नहीं है कि वो ट्रांसफर हो पाए। हाँ, अभिषेक जी जरूर चतुराई दिखाते हैं, चतुराई दिखाते हुए अपने पक्ष इसलिए रखना ऐसा चाहते हैं ऐसे विषय को कि वो वर्ग विशेष और जाति विशेष की जो समाजवादी पार्टी के लिए आपने सीटें छोड़ दी, उनको मजबूती, यानी कि ठीक है संदीप जी, आपने समाजवादी पार्टी के लिए सीटें छोड़ दी, मैदान खाली कर दिया, लेकिन आपको लगता नहीं है कि खामियाजा आने वाले समय में आपको भी भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि अगर लड़ेंगे ही नहीं तो फिर बड़ी पार्टी किस तरह से बनेंगे? और संदीप जी कह रहे हैं कि वोट बैंक भी कोई इतना बंटने वाला नहीं है। ठीक है, नमस्कार साथियों। देखिए आशा जी, बात हमारे पार्टी की नहीं है और बात हमारे पार्टी की बड़े और छोटे होने की नहीं है। बात यहाँ देश के जनता की है। और जो हमारे अच्छा बताइए, नेता का काम क्या होता है? नेता का काम आके भाषण देना होता है खाली, कि कोई भी नेता चुना जाता है, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, चाहे कोई कॉर्पोरेटर हो, उसका काम है इकोनॉमिक और सोशल सुधार लाना समाज में। जिस भी लेवल पे है वहां से और ऊपर जाए। ठीक है, कोई स्टेट थोड़ा कम कमा रहा है, कोई स्टेट के लोग का इनकम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जो भी हमारे पिछड़े हुए तबके हैं हर स्टेट के, ठीक है, हर नेता का ये काम होना चाहिए कि इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर की बात करे और समाज को एक बढ़िया समाज के लिए काम करे। अपना पार्टी बड़ा बन जाना ये मुद्दा नहीं है। आज देखिए इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, हम लोगों को एक कौन रख रहा है? ये मुद्दे जो समाज के, ये जो मुद्दे हैं, आप देखिए सरकारी स्कूल, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं पिछले 7-8 साल में, 9 साल में। तो ये सब मुद्दे हैं। प्राइवेटाइजेशन के नाम पे पब्लिक के प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है, तो ये सब मुद्दे हैं। आज देखिए एथिक्स की बात करते हैं, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि राम रहीम को हर बार इलेक्शन, इलेक्टोरल इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन हो, ठीक है, उसके पहले क्यों छुड़वा लेते हैं? राजस्थान में इलेक्शन हो, हरियाणा में इलेक्शन हो, क्यों छुड़वा लेते हैं? तो ये एथिक्स कहा गया। और समाज में हमने अपने मैनिफेस्टो में क्लियर लिखा है कि जो ये लोग जो एग्जाम कंडक्ट कराने में जो धांधलेबाजी करते हैं, हम वो धांधलेबाजी को बंद करेंगे। पहले फिर सरकारी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में बच गई, और मायावती अगर थोड़ा बहुत बीच में आती हैं तो थोड़ा सा फैक्टर वो भी बढ़ा देंगी। लेकिन सवाल मेरा आपसे जो था वहां से आप भटक गए। मैंने कहा कि इस तरह से अगर आप सीटें छोड़ते रहेंगे तो फिर बड़ी पार्टी कैसे बनेंगे? एक सवाल। दूसरा ये, मुलायम सिंह यादव भी गठबंधन को लेकर ज्यादा लाभदायक नहीं मानते थे, और ये कोई पहला मौका नहीं है। आशा जी, कांग्रेस आज की पार्टी नहीं है। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में सारे आंदोलन किए और आजादी की लड़ाई में कांग्रेस सबसे आगे थी, और इस देश के लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे। कांग्रेसी तो इस देश के सारे लोग थे जो आंदोलन से जुड़े हुए थे, गांधी जी के, नेहरू जी के, सुभाष चंद्र बोस के, सारे। क्या सुभाष चंद्र बोस हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रह रहे हैं? तो इसलिए कहने का मतलब है कि हमारे एंसेस्टर्स ने इस देश को आजाद कराया, आजादी की नींव रखी, और हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस देश की नींव इतनी बुलंद रखी